नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों हम लोग आपके साथ अपनी आज की इस क्लास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें दिखता है और इससे संबंधित जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ इस चैप्टर से संबंधित जो आपके काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसको भी अपनी आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते और अपनी आज की इस क्लास को आप सभी के समक्ष रखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? दोस्तों हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ हमारे प्यारे भारत के अंदर वन है ना, जंगल कितने हैं और भारत के अंतर्गत जंगलों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं वो देखेंगे। सरकार ने साल 1972 में एक कानून को बनाया जिसको हम लोग वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कहते हैं। ये क्या है? और इस कानून के तहत भारत में जो हमारे बहुत से आप देखते हैं कि जो जानवर थे, विशेषकर कौन से जानवर थे दोस्तों? आप लोग देखते हैं कि जो हमारा बाघ था, जिसे हम लोग टाइगर भी कहते हैं, इसको बचाने के लिए आप देखते हैं कि बाघ परियोजना को शुरू किया गया। अब ये बाघ परियोजना क्या है, ये कब शुरू की गई और इसके शुरू करने की क्या क्या वजह थी और इसके क्या परिणाम भारत में आए उसको देखेंगे। हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि जंगलों को बचाने के लिए सरकार ने ना जंगलों को या फिर वनों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इनमें से एक को कहा जाता है आरक्षित वन, एक को कहते हैं संरक्षित वन और एक को कहा जाता है वर्गीकृत वन। ये क्या है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनको जानेंगे। इसी के साथ साथ समुदाय और वन संरक्षण, भारत के अंतर्गत भारत की सरकारों ने किस तरीके से भारत के जंगलों को और भारत के अंतर्गत मौजूद जो हमारे जानवर हैं उनको सुरक्षित किया। उसी के साथ समुदाय के तौर पर भारत के नागरिकों ने कैसे अपने देश को और देश के अंतर्गत मौजूद आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर होते हैं, जंगल होते हैं, उसको संरक्षित किया, उसे पढ़ेंगे और चिपको आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो ये होगी हमारी आज की बिंदु दो जो हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रखने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आप सभी के समक्ष रखेंगे। ठीक है, इसी उम्मीद और आशा के साथ दोस्तों कि आप सभी लोग पूरे तौर पर तैयार हैं और आपके समक्ष किसी भी तरीके का कोई भी डाउट और कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग अपनी आज की इस क्लास को शुरू कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस बिंदु को हम लोग समझते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहां पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि भारत के अंतर्गत वन और वन्य जीव संरक्षण का हमारा जो ये संरक्षण है ये क्या है। देखिए मुख्य तौर पर दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे वन होते हैं जिनको हम लोग साधारण शब्दों में या फिर साधारण भाषा में जंगल भी कहते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं और इन जंगलों से हम लोगों को, मनुष्यों को बहुत सारी चीजें प्राप्त होती आ रही हैं। इन जंगलों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, इस लकड़ी से हम लोग अपने घर बनाते हैं, मेज बनती है, कुर्सी बनते हैं। जंगलों में आप देखते हैं दोस्तों खुदाई की जाती है और इस खुदाई के बाद आप देखते हैं कि यहां से बहुत सारे जो संसाधन होते हैं, जो खनिज होते हैं, उनको निकाला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अगर जंगल के आसपास कभी नदी बह रही हो और इस नदी के ऊपर जब बांध बना लिया जाता है तो बांध के बनने की वजह से भी हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जंगल था उसका आकार छोटा हो जाता है। तो मनुष्य अपने विकास के लिए जंगल को कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं दोस्तों के प्रभावित करता है और जंगल के आकार को, जंगल को समाप्त करता है। जब जंगल समाप्त होते हैं तो जंगल के अंदर मौजूद जो हमारे अलग अलग प्रकार के महत्वपूर्ण आप देखते हैं कि वनस्पति है या फिर जो हमारी महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं वो समाप्त होते हैं और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हमारे इन जंगलों के अंदर मौजूद जो जानवर होते हैं वो भी समाप्त होते हैं। ठीक, तो मनुष्य ने अपने विकास के लिए है ना, अपनी चीजों को बेहतर बनाने के लिए जंगलों का बहुत अंधाधुंध तरीके से प्रयोग किया और इस अंधाधुंध प्रयोग करने की वजह से हमारे जो जंगल थे वो बहुत ज्यादा आप लोग देखते हैं कि प्रभावित होते हैं। यहां पर हम लोग जिस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं कि भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए हमारे जंगलों में हमें बहुत से पेड़ पौधे और उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। जंगलों में आखिर रहता कौन है? जंगलों के अंदर या तो हमें पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं या फिर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जंगलों के अंदर हमें जानवर देखने को मिलते हैं, है ना। क्या देखने को मिलते हैं दोस्तों? भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर हमें देखने को मिलते हैं और हम देखते हैं कि हमें ना इन जंगलों को बचाने की जरूरत है, हमें इन जंगलों को सुरक्षित रखने की जरूरत है क्योंकि इन जंगलों में बहुत ही कीमती हमारी वनस्पतियां हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जानवर हैं और अगर इनमें से एक भी चीज समाप्त हो गई तो जो हमारा अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं खतरे में आ सकता है क्योंकि हमारे जीवन के लिए इनकी जरूरत है और इनके जीवन के लिए हमारी जरूरत है। हम एक दूसरे पर पूरे तौर पर आश्रित है ना। तो भारत के अंतर्गत आप देखते हैं कि काफी समय से, अंग्रेजों के आने से पहले भी जब राजा महाराजा रहा करते थे तो भारत में जानवरों को आप देखते हैं दोस्तों कि शोषित किया जाता था, जानवरों का शिकार किया जाता था और पेड़ पौधों को भी अंग्रेजों के आने के बाद बड़े स्तर पर प्रभावित किया गया। भारत के जंगलों को आप लोग देखते हैं दोस्तों उजाड़ दिया गया।
अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, या फिर हम लोग देखते हैं कि रेल की पटरी को बिछाने के लिए लकड़ी की जरूरत हुई, और वो लकड़ी इन्हें जंगलों से मिली। तो अंग्रेजों ने रेलवे लाइन को बिछाने के लिए भारत के जंगलों को साफ कर दिया, और उसी के साथ साथ उसी समय में बहुत बड़े स्तर पर शेर का शिकार हुआ, या फिर और जो जानवरों के शिकार हुए वो खेले जाते थे, और इन जानवरों के शिकार की वजह से भी जंगलों में मौजूद जो जानवर थे वो भी समाप्त हुए। अब जब भारत आजाद हुआ है ना, आजादी के बाद हम लोग देखते हैं कि देश में ये महसूस हुआ कि क्या किया जाएगा दोस्तों, देश में हम लोग एक प्रकार से एक बहुत ही बेहतरीन अधिनियम या फिर कानून बनाएंगे, और इन कानूनों की मदद से हम लोग अपने जंगलों में मौजूद जो जानवर हैं और जंगलों में मौजूद जो हमारे जीव हैं उनको सुरक्षित रखेंगे। हमारे आज के लेक्चर में हम लोग मुख्य तौर पर दो बातें देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि सरकार के तौर पर है ना, कि देश में जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कौन कौन से कानून बनाए है ना, और उन कानूनों की मदद से हमारे जंगलों में मौजूद जो जीव हैं और उसी के साथ साथ हमारे जंगलों के अंदर मौजूद आप देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनको कैसे बचाया गया, उन दोनों बिंदुओं को देखेंगे। उसी के साथ साथ हम भी ये भी देखेंगे कि देश के अंतर्गत जो हमारे जंगल हैं है ना, देश के अंतर्गत जो हमारे जंगल हैं या फिर वन है उनको सरकारों ने किस तरीके से बचाया, कानून बनाकर उसको समझने वाले हैं। और उसी के साथ साथ समुदाय है ना, कि देश के जो नागरिक हैं उन्होंने किस तरीके से, आप लोग देखते हैं कि जो देश के अंदर मौजूद हमारे अलग अलग प्रकार के जंगल हैं और इन जंगलों में मौजूद जो हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं और उन जंगलों में मौजूद जो हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के आप लोग देखते हैं कि जानवर हैं, समुदाय के तौर पर हमने जंगलों का संरक्षण किस तरीके से किया है, इसको भी हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रखने वाले हैं। तो दोस्तों मोटे तौर पर ये होंगे हमारे बिंदु जिसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज़ादी मिल गई, और आज़ादी के बाद बड़े स्तर पर यह महसूस किया जाता रहा कि भारत में जितने भी हमारे जानवर हैं ना, इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। भारत के अंदर जितने हमें जंगल की आवश्यकता है, जंगल का आकार कम हो गया है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को बड़े तौर पर प्रभावित किया था, भारत के जंगलों को भी प्रभावित कर दिया था। और इसीलिए हम देखते हैं दोस्तों आज़ादी के कुछ समय बाद, कब 1972 में क्या किया जाता है दोस्तों, साल 1972 में भारत में एक बहुत ही आप देखते हैं दोस्तों कि बड़ा कदम उठाया जाता है। क्या होता है, हमारे प्यारे भारत में एक अधिनियम बनाया जाता है। अधिनियम का मतलब एक कानून बनाया जाता है, और इस कानून के तहत यह कहा जाता है कि भारत के अंदर जो हमारे जंगल में रहने वाले जानवर हैं, जंगल में रहने वाले हमारे पक्षी हैं और जंगल के अंदर मौजूद जो हमारे पेड़ पौधे हैं ना, उसको संरक्षण दिया जाएगा। यानी कि सरकार क्या करेगी, हमारे जंगलों के अंदर मौजूद पेड़ पौधों को सुरक्षित रखेगी, उनका बचाव करेगी। और इस कानून के तहत ये जो कानून बनता है साल 1972 में, जिसे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कहा गया, इस कानून के तहत ये कहा गया कि भारत में मौजूद जो हमारी दुर्लभ जाति के आपको क्या दिखते हैं, जानवर दिखते हैं, और उसी के साथ साथ जो हमारी संकटग्रस्त प्रजाति के जानवर दिखते हैं, अगर कोई इनका शिकार कर देगा तो उस पर पूरे तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है ना। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कुछ समिति बनाई गई। समिति का मतलब है कि कुछ समूह बनाए गए जो इन जंगलों के आसपास काम करेंगे। और सरकार क्या करेगी दोस्तों, ये भी पूरे तौर पर कोशिश करती थी, साल 1972 से ही ये किया जाने लगा कि भारत की सरकार हर साल एक सूची जारी करेगी, और उस सूची में बताया जाएगा, एक लिस्ट जारी की जाएगी, उस लिस्ट में बताया जाएगा कि भारत में कौन कौन से जानवर हैं जो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनको संरक्षित किया जा रहा है, जिनको सुरक्षा दी जा रही है। तो साल 1972 में भारत के जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए, भारत के पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बना। इस नियम के बन जाने के बाद भारत में जो दुर्लभ जाति के और संकटग्रस्त जाति के हमारे जानवर थे उनको संरक्षण दिया गया। विशेषकर आप देखते हैं दोस्तों कि सरकार ने यह कहा कि हम हर साल एक लिस्ट जारी करेंगे और उसमें बताएंगे कि हम किन किन जानवरों को बचा रहे हैं और कौन कौन से जानवर हैं जो हमें संकटग्रस्त श्रेणी में आते हुए दिख रहे हैं, है ना। अब इस नियम के बन जाने के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से भारत के अंतर्गत जो हमारे जंगल में रहने वाले जानवर थे, जंगल के अंदर मौजूद जो हमारी वनस्पतियां थी, पेड़ पौधे थे, उनको फायदा हुआ। कैसे, हम देखते हैं कि पशु पक्षी जीवों और पेड़ पौधों को दोस्तों नुकसान ना पहुंचाया जाए, इसके लिए यह कानून बनाया गया था। और अगर फिर भी कोई इस कानून के बन जाने के बाद आप देखते हैं कि किसी दुर्लभ जाति के या फिर किसी जंगल के अंदर मौजूद जानवर को परेशान करेगा या फिर उनका शिकार करेगा, तो उसके लिए आप देखते हैं कि 3 से 10 साल तक की सजा की बात की गई कि अगर इस कानून के बन जाने के बाद भारत के जानवरों को सुरक्षित रखा गया, भारत के आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे जानवर थे जंगलों में रह रहे थे
उनके जीवन को बचाने के लिए पूरी पहल की गई और सरकार ने ये एक बहुत ही अनूठा कदम उठाया कि अगर कोई शिकार कर रहा है जानवरों का तो उनको अगर आप देखते हैं कि पकड़ा गया तो 3 से 10 साल तक की सजा की बात की गई। उसी के साथ साथ 10,000 रुपए से 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी इस कानून के तहत किया गया। तो जब ये कानून बना तो इस कानून के बाद क्योंकि अब इसमें बहुत बड़ा फाइन लगने लगा था, बहुत बड़ी सजा मिलने लगी थी, तो जंगलों में जो शिकार किया जाता था वो धीरे धीरे कम हुआ और जानवरों की जो स्थिति हमें खराब होते हुए दिखी थी, इस कानून के बनने के बाद आप देखते हैं कि उस स्थिति में बेहतरीन बदलाव आता हुआ दिखा। अच्छा, इस कानून के बनने के बाद वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो 1972 में बना, इस कानून के बनने के बाद बहुत से जो जानवर थे उनको संरक्षण दिया गया। सरकार ने उनको बचाने की कोशिश की, उनकी प्रजाति को आगे बढ़ाने की कोशिश की। विशेषकर अगर हम लोग देखें दोस्तों, एक सींग वाला जो हमारा ये गेंडा होता है जो हमें असम में देखने को मिलता है ना, इसका बड़े तौर पर शिकार किया जाता था। इसके सींग को प्राप्त करने के लिए आप लोग देखते हैं इनका शिकार किया जाता था। तो भारत की सरकार ने इस जानवर को बड़े तौर पर आप लोग देखते हैं कि संरक्षण दिया। उसी के साथ दोस्तों जो घड़ियाल होता है, देखिए मगरमच्छ और घड़ियाल में फर्क क्या होता है। घड़ियाल की जो आप देखते हैं दोस्तों जो मुंह होता है ना, ये काफी लंबा, ये घड़ियाल है। वहीं आप देखते हैं कि मगरमच्छ जो होता है दोस्तों उसका मुंह चौड़ा भी होता है, बड़ा भी होता है, लेकिन घड़ियाल का ऊपर से चपटा होता है। तो भारत में जो हमारे घड़ियाल थे, भारत के अंदर जो हमारा मगरमच्छ था, भारत के अंदर जो हमारा एक सींग वाला गेंडा था, इसको भारत की सरकार ने क्या दिया दोस्तों, सुरक्षा प्रदान की। और उसी के साथ साथ जानवरों को ही नहीं, जो हमारे छोटे कीट पतंग होते हैं, है ना, जिसको हम लोग ड्रैगन फ्लाई भी कहते हैं, दिखने में कुछ इस तरीके से होता है, इस ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षण दिया गया क्योंकि ये भी हमारी जैव विविधता का एक भाग है और हमारे अस्तित्व को बनाए रखने में इनका भी योगदान है। तो इसीलिए साल 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के बन जाने के बाद हमारे इन जानवरों को बड़े तौर पर भारत की सरकार ने संरक्षण दिया और इनको बचाने की कोशिश की। अब इसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि जब ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम साल 1972 में संसद में पारित हो गया, यानी कि जब इसे संसद में पास कर दिया गया, उसके बाद देश में कुछ और नियम भी बनाए गए। क्या किया गया, देश के अंदर हमने बहुत से अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी बनाए। जैसे आप लोग देखते हैं दोस्तों कि बहुत से ऐसे इलाके हैं ना हमारे जंगलों के आसपास, आप देखते हैं कि सरकार ने बहुत से ऐसे क्षेत्रों को निर्मित किया जहां पर जानवरों को पूरे तौर पर प्राकृतिक माहौल में रखा जाएगा, लेकिन उन पे नजर भी रखी जाएगी, है ना। आप देखते हैं कि इन्हीं को हम लोग अभयारण्य कहते हैं या फिर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पुकारते हैं। कि जंगल है, जंगल में आप देखते हैं कि कुछ इलाका ऐसा होगा जहां पर जानवर रहेंगे, प्राकृतिक तौर पर रहेंगे, कोई भी उनके रहने के तरीके पे हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन जानवरों पर पूरी नजर रखी जाएगी, जानवरों का शिकार ना हो उस पर नजर रखी जाएगी, और इसी को हम लोग अभयारण्य कहते हैं। तो भारत में आप देखते हैं कि बहुत से अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों को विकसित किया गया, जिसका मकसद ये था कि वो हमारे जानवर जो एकदम खत्म हो रहे हैं ना, उन पर नजर रखी जा सके और उनके जीवन को बचाया जा सके, है ना। तो साल 1972 का ये जो हमारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम था, इसने बड़े तौर पर शिकार पर प्रतिबंध लगाया। इसने भारत में बड़े तौर पर आप लोग देखते हैं कि जो हमारा अभयारण्य था वो बनते हुए हमें दिखा। उसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि इस कानून के बन जाने के बाद भारत में इन जानवरों को पूरी सुरक्षा प्रदान की गई, और अगर कोई जानवरों का शिकार करेगा तो उस पर बहुत बड़ी सजा और बहुत बड़ा जुर्माना भी लिया गया, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जब ये कानून बन गया तो महसूस हुआ कि भारत में ना बड़े स्तर पर जानवरों का शिकार किया जा रहा था। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी तो उन पुरानी फिल्मों में आप देखते हैं कि गांव का एक सरपंच होता है और उस सरपंच के पास आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी हवेली होती है और उस हवेली में बहुत सारे जानवरों की गर्दनें लगी होती हैं, है ना। उस समय में आप देखते हैं कि शिकार को किया जाता था, है ना। और जो अमीर लोग होते थे, जो राजा महाराजा या फिर आपको दिखता है कि जमींदार लोग हुआ करते थे, वो अपनी हवेलियों में जानवरों को रखा करते। तो बड़े तौर पर अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों से पहले राजाओं के समय में और अंग्रेजों के बाद के समय में भी हमारे जानवरों का बहुत शिकार हुआ। और जब आजादी मिली तो फिर ये महसूस हुआ कि भाई हमने अपनी जैव विविधता को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। अगर हमने अभी भी अपने जानवरों को नहीं बचाया तो हमारा अस्तित्व बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि साल 1972 में जब ये कानून बना, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, तो सरकार ने थोड़ी थोड़ी परियोजनाएं निकाली, यानी कि हम हर एक जानवर को बेहतर तरीके से बचा सकें। हम हर एक जानवर को बचाने के लिए, जिनको संकट में हम देख रहे हैं, उनको बचाने के लिए सरकार ने अलग अलग पॉलिसीज या फिर कार्यक्रमों को बनाया। तो भारत में महत्वपूर्ण तौर पर कौन कौन सी वो परियोजनाएं या फिर कौन कौन सी पॉलिसीज भारत की सरकार ने शुरू की थी, उसको हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। देखिए भारत के अंदर दोस्तों जो बाघ है ना, बाघ को हम लोग टाइगर कहते हैं। ये देखिए कैसा खड़ा हुआ है ना, टाइगर है दोस्तों, इसको हम लोग बाघ कहते हैं। तो भारत में बड़े स्तर पर जो राजा महाराजा रहे थे उन्होंने बाघों का शिकार किया था, और बाघ को बचाने के लिए भारत में बाघ परियोजना या फिर टाइगर प्रोजेक्ट को भी शुरू किया गया। इसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं दोस्तों शेर का भी शिकार किया गया। तो शेर को बचाने के लिए
गिरसिंग परियोजना को भारत में शुरू किया गया था। भारत के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये हिरन का ही एक रूप होता है ना, और बहुत खूबसूरत और बहुत ही आश्चर्य, बहुत ही आप देखते हैं कि अद्भुत उसमें से स्मेल आती है, उसी को हम लोग कस्तूरी मृग के नाम से जानते हैं। और कस्तूरी मृग को बचाने के लिए, कस्तूरी हिरन को बचाने के लिए कस्तूरी मृग परियोजना को शुरू किया गया। मणिपुर के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि मणिपुर थामिल ये नामक हिरन जो होती है, इसको बचाने के लिए मणिपुर थामिल परियोजना को शुरू किया गया। हुगल जो कश्मीर में मिलता है उसको बचाने के लिए हुगल परियोजना को शुरू किया गया। और जो हमारे घड़ियाल और मगरमच्छ हैं, इनका भी बड़े तौर पर शिकार किया गया था, तो इनको बचाने के लिए मगर प्रजनन परियोजना को शुरू किया गया। तो भारत में बड़े स्तर पर साल 1972 में ये जो हमारा कार्यक्रम रहा था, है ना, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, इसके बाद भारत में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जानवरों को बचाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की परियोजनाएं शुरू की गई। और इन परियोजनाओं के शुरू हो जाने के बाद भारत में बड़े स्तर पर जो जानवर शुरुआत में मारे जा रहे थे, जिनका शिकार किया जा रहा था, इन परियोजनाओं के तहत उनका सही तरीके से रखरखाव किया गया, उनका बचाव किया गया। सरकार ने अधिक खतरनाक कानूनों को बनाया और इनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया, जिससे इन जानवरों की संख्या हमें बढ़ती हुई दिखी। हम लोग मुख्य तौर पर दोस्तों आपके पेपर के संदर्भ में, आपकी पाठ्यपुस्तक में बाघ परियोजना के बारे में बातें हैं, उसको एक एक कर डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये जो बाघ परियोजना है कि भारत के अंदर जो हमारे बाघ थे ना, इनसे संबंधित क्या क्या चीजें भारत में की गई हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो साल 1972 के बाद ही भारत में आप लोग देखते हैं दोस्तों कि बाघों को बचाने के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ। और ये जो कार्यक्रम था, इसे हम लोग बाघ परियोजना के नाम से पुकारते हैं। इस कार्यक्रम को आप देखते हैं कि साल 1973 में स्टार्ट किया गया था, है ना। और साल 1973 में जब इसको गिना गया तो भारत में ना उस समय आप देखते हैं दोस्तों कि जो बाघों की संख्या थी वो बहुत कम थी, है ना। 20वीं शताब्दी की अगर बात की जाए, 20वीं शताब्दी का मतलब क्या है कि भैया सन 1900 के आसपास की बात है ना। आप देखते हैं कि सन 1900 के आसपास की बात है। उस समय तक हमारे प्यारे भारत में बाघ की संख्या लगभग 55,000 के आसपास थे। तो बहुत बड़ी संख्या में बाघ भारत में हुआ करते थे। और ये जो जानवर था बाघ दोस्तों, आप देखते हैं कि इसका शिकार उस समय अंग्रेजों के दौरान हुआ। राजा महाराजाओं ने, बड़े बड़े जमींदारों ने इन जानवरों का शिकार किया, है ना। और बाघ जो है दोस्तों, ये हमारी जैव विविधता को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। साल 1973 में जब हमने इन जानवरों को गिना, विशेषकर बाघ को गिना, तो मात्र देश में ये 1827 ही रह गए थे। कहां 55,000 थे। और आप देखते हैं दोस्तों कि 100 साल के अंतराल में ही हम देखते हैं कि ये मात्र 1800 के आसपास हमें बचते हुए दिखते हैं। कहां गए थे ये बाघ, इनका शिकार हुआ था, इनको मार दिया गया था दोस्तों बहुत बुरे तरीके से, है ना। विशेषकर आप देखते हैं कि जो बाघ था ना, इनको मारा गया था किस लिए कि इनकी हड्डियों से आप देखते हैं कि औषधियां या फिर दवाइयां बनाई जाती थी और इनका व्यापार होता था। इनकी खाल का, ये जो बाघ है दोस्तों, इनकी खालों का आप लोग देखते हैं कि व्यापार हुआ करता था। और धीरे धीरे आप देखते गए शिकार किया गया बाघों का, तो इनकी संख्या कम हुई। दवाई को प्राप्त करने के लिए इनको मारा गया। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जंगलों का आकार छोटा होता गया, और जंगलों का आकार छोटा होता गया तो इस वजह से आप देखते हैं कि बाघ को पहले आप देखते हैं दोस्तों कि आसानी से शिकार मिल जाया करता था, हिरन, खरगोश। तो अब बाघ का ही शिकार नहीं रहा, हिरन नहीं रहे, खरगोश नहीं रहे, तो जिससे हम लोग देखते हैं कि बाघ की खुद की संख्या भी हमें कम होते हुए दिखी, है ना। तो जंगल का आकार छोटा हुआ। जंगल का आकार छोटा होने से आप देखते हैं कि बाघ को शिकार करने में दुविधा हुई। जब शिकार नहीं मिला तो बाघ समाप्त हुए। हम देखते हैं कि शिकार किया गया खुद बाघ का, जहां बड़े बड़े तौर पर हम लोग देखते हैं कि बाघ को दवाइयां बनाने के लिए, इनकी खाल का व्यापार करने के लिए इसका शिकार किया गया। तो भारत में बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि एक समय तक जो 55,000 के आसपास हमारे बाघ थे, फिर वो मात्र 1800 के आसपास रह जाते हैं। कारण था शिकार हुआ, इनके घरों को छोटा होते हुए देखा गया, दवाइयां बनाने के लिए इनका शिकार हुआ, तो बड़े तौर पर हमारे बाघ हमें समाप्त होते हुए दिखे। फिर आप देखते हैं दोस्तों कि 1 अप्रैल सन 1973 को भारत की सरकार ने एक अनूठा कदम उठाया और भारत में हम लोग देखते हैं कि बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया। और इसके तहत सबसे पहले ये कोशिश की गई कि भारत में जो हमारा उत्तराखंड नामक क्षेत्र है, वहां पर आप लोग देखते हैं कि सरकार ने एक पार्क बनाया जिसे हम लोग जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पुकारते हैं। अब ये जिम कॉर्बेट क्या है कि जंगल में ही, उत्तराखंड का जो जंगली इलाका है वहीं पर आप देखते हैं कि एक निश्चित भूभाग में सरकार ने कहा कि इस इलाके में जानवर रहेंगे, विशेषकर हमारा बाघ रहेगा। सरकार उन बाघों पर नजर रखेगी, कोई बाहर का व्यक्ति इस जगह पर आकर शिकार नहीं करेगा। जानवरों को प्राकृतिक माहौल में रखा जाएगा और उनको फिर अपने हिसाब से प्रजनन करने का मौका दिया जाएगा। और इस परियोजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों, है ना। जब शुरुआत में इस परियोजना की शिकार की गई तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो बाघ थे उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई। और हम देखते हैं दोस्तों कि साल 2006 में भारत में जब बाघों को गिना गया तो ये 1411 थे। फिर 2014 में इनकी संख्या 2226 हुई।
फिर साल 2019 में आते आते आप देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो भारत में आप देखते हैं कि बाघों की संख्या 2967 हो गई है ना। एक समय भारत में जो 55,000 हमारे बाघ थे उतने नंबर तक तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि 1800 के करीब हमारे बाघ हो गए थे आजादी के बाद। फिर भारत में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, बाघों की संख्या को बढ़ाने में मदद की गई और लेटेस्ट जो हमारे आंकड़े हैं साल 2018 के जो हमारे आंकड़े हैं उसके हिसाब से भारत में अब जो हमारे बाघ हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई है और लगभग अब 3000 के आसपास हम कह सकते हैं दोस्तों कि भारत में हमारे बाघ हमें देखने को मिलते हैं, है ना। और इन बाघों के बढ़ने की वजह से इन बाघों को किस तरीके से बचाया गया कि सरकार ने आप देखते हैं कि एक तो जिम कॉर्बेट पार्क बनाया और उसी के साथ साथ 9 और पार्कों को विकसित किया भारत के अलग अलग भागों में। वहां पर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बाघ को सुरक्षित रखा गया, उनकी सेहत का ध्यान रखा गया, उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, उनके लिए उपयुक्त जलवायु को विकसित किया गया और इस वजह से भारत में जो हमारे बाघ हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लेके चलते हैं आपको दोस्तों बाघ से दूसरे बिंदु की तरफ जिसे हम लोग कहते हैं वनों का वर्गीकरण। हमारा जो प्यारा भारत है यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि भारत में ना जंगलों को तो जानवरों को बचाने के लिए तो हमने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम साल 1972 देखा। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि हमारे ये जो जंगल हैं ये बहुत ही कीमती जंगल हैं और ये महसूस किया गया सरकार के द्वारा कि हमें अपने इन कीमती जंगलों को सुरक्षित रखना है। और सरकार ने क्या किया दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि अपने इन जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए भारत के अंतर्गत जंगलों को 3 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है उसे हम लोग कहते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट, है ना, जिसको हिंदी में आरक्षित वन या फिर सुरक्षित वन भी कहा जाता है। दूसरे कहलाते हैं दोस्तों संरक्षित वन या फिर रक्षित वन, जिन्हें इंग्लिश में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है। और तीसरे कहलाते हैं अवर्गीकृत वन या फिर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। चलिए एक एक कर हर एक फॉरेस्ट या फिर हमारा जो जंगल है उसकी विशेषता को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि जो जंगल हमारे सामने है इसे हम लोग आरक्षित जंगल या फिर सुरक्षित जंगल के नाम से पुकारते हैं या फिर रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं। हमारे देश में लगभग 53% हमारे देश के लगभग 53% जो जंगल हैं उनको हम लोग रिजर्व्ड फॉरेस्ट के नाम से पुकारते हैं। अब इनको रिजर्व फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इन जंगलों में बहुत ज्यादा मूल्यवान आप देखते हैं कि वनस्पतियां मौजूद हैं, है ना। देश का लगभग 53% जो हमारे जंगल हैं उनको हम लोग आरक्षित जंगल या फिर सुरक्षित जंगल के नाम से पुकारते हैं। इनको क्यों कहा जाता है आरक्षित जंगल या फिर सुरक्षित जंगल? क्योंकि इन जंगलों में बहुत मूल्यवान आप देखते हैं दोस्तों कि हमारी वनस्पतियां मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति का इन जंगलों में जाने की आपको अनुमति नहीं है, आप इन जंगलों में नहीं जा सकते, है ना। अगर जाएंगे तो आप यहां पर कोई शिकार नहीं करेंगे और ना ही इन जंगलों में मौजूद कोई पेड़ पौधा है उसको तोड़ेंगे और ना ही आप अपने जानवरों को इसमें लेकर चराने जा सकते हैं। तो पूरे तौर पर आप देखते हैं कि सरकार ने इस जंगल इन प्रकार के जंगलों में प्रतिबंध लगाया हुआ है क्योंकि इन जंगलों में बहुत बड़े तौर पर कीमती हमारे तत्व मौजूद है ना। कौन कौन से राज्यों में हमें हमारे ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों? तो हमारा जो महाराष्ट्र राज्य हुआ, उसी के साथ हमारा जो केरल राज्य हुआ, उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि जो हमारा पश्चिम बंगाल राज्य हुआ, है ना। और ये हमारे ऐसे राज्य हैं दोस्तों, है ना, जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य हुआ, एमपी, है ना, एमपी हुआ, महाराष्ट्र हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ और हमारा केरल हुआ। ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर देश के सबसे ज्यादा हमें आरक्षित जंगल देखने को मिलते हैं। और आरक्षित जंगल हमारे देश में कितने परसेंट है? लगभग 53% है। इन जंगलों में आप जा सकते हैं लेकिन आप फूल पत्ती को नहीं तोड़ेंगे, जानवरों को शिकार नहीं करेंगे, लकड़ियां तोड़ के नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा मूल्यवान होती हैं। अब देश में हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है जानवर, दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास हमारे जंगलों की है, इसे हम लोग कहते हैं संरक्षित जंगल या फिर रक्षित जंगल या फिर हम लोग इसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से पुकारते हैं, है ना। अब दोस्तों इस प्रकार के जो ये हमारे जंगल होते हैं जिनको हम लोग रक्षित जंगल कहते हैं, इनमें आप लोग देखते हैं कि इन पर भी सरकार का पूरे तौर पर आप देखते हैं दोस्तों की कब्जा होता है, ये भी सरकार के अधीन होते हैं। इन जंगलों में आप कुछ शर्तों के साथ जा सकते हैं और कुछ शर्तों के साथ आप वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां से पेड़ पौधों को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो जो हमारा आरक्षित जंगल था वहां पर तो जा सकते हैं लेकिन तोड़ के कुछ नहीं ला सकते, लेकिन इस रक्षित जंगल में आप जा सकते हैं। सरकार की कुछ शर्तें हैं, अगर आप उन शर्तों का ध्यान रखते हैं और अगर आप उन शर्तों के हिसाब से चलते हैं तो इन जंगलों में थोड़ी बहुत आप यहां से सामान को ला सकते हैं, लकड़ियां प्राप्त कर सकते हैं, फल फूल को आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। देश में लगभग 29% जो हमारे जंगल हैं उनको हम लोग रक्षित जंगल या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से पुकारते हैं। कहां कहां पर है? हमारा जो आप देखते हैं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश वाला राज्य है, उसी के साथ पंजाब का जो हमारा क्षेत्र है ना, और हरियाणा वाला जो हमारा क्षेत्र है, तो इन सभी इलाकों में, है ना, हरियाणा हुआ,
पंजाब हुआ और हिमाचल प्रदेश हुआ। ये जो हमारे 3 क्षेत्र हैं, इनमें जितने भी हमारे जंगल हैं इनको हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। देश की लगभग 29% जंगल इसके अंतर्गत आते हैं। इन जंगलों में आप जा सकते हैं, इन जंगलों से आप चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के तहत ही आप इन जंगलों से आप देखते हैं दोस्तों कि चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हमारे भारत के 2 जंगल की कैटेगरी रही थी। एक थे आरक्षित जंगल, जो देश के 53 जंगल, देश का 53% जंगल इससे घिरा हुआ है, और रक्षित जंगल जो देश का 29% भूभाग इसके अंतर्गत आता है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे और हमारे देश के अंतर्गत मौजूद ये तीसरे प्रकार के आप लोग देखते हैं दोस्तों जंगल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, इसको हम लोग अवर्गीकृत जंगल या फिर अनक्लासिफाइड जंगल के नाम से पुकारते हैं, है ना। अब इन दोनों जंगलों के अलावा जितने भी बचे हुए जंगल हैं, है ना, आरक्षित जंगल और उसी के साथ साथ रक्षित जंगल के अलावा अब भारत में जितने भी जंगल बचे होते हैं उनको हम लोग अवर्गीकृत जंगल के नाम से पुकारते हैं। इन जंगलों में अधिकतर आप देखते हैं कि हमें बंजर भूमि देखने को मिलती है। इन जंगलों में कोई भी आ जा सकता है, सरकार ने इस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई गई होती है, और इन जंगलों में आप वृक्षों को काट सकते हैं, अपने जानवरों को ले जा सकते हैं, वहां पर अपने जानवरों को खाना खिला सकते हैं, और इन जंगलों पर आप देखते हैं कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया होता है। तो ये देश के हमारे 3 जंगल थे। इसमें हमने देखा दोस्तों प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को, जिसमें आप देखते हैं कि कोई भी नहीं जा सकता। उसके बाद हमने देखा दोस्तों रक्षित जंगल को, जिसके अंतर्गत आप जाएंगे तो कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के हिसाब से आप चीजों को वहां से ला सकते हैं। और अनक्लासिफाइड जंगल देश के हमारे वो बचे हुए जंगल हैं जो उन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते, इसमें कोई भी आ जा सकता है। अधिकतर इसमें बंजर भूमि हमें देखने को मिलती है, और यहां से आप वृक्षों को काट सकते हैं, जानवरों को चरा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहां तक तो हमने ये देखा कि हमारे देश में जो हमारी सरकार रही थी उसने कौन कौन से काम किए, और उन कामों के जरिए हमारे देश में कैसे हमने क्या किया दोस्तों। आप देखते हैं कि सरकार के द्वारा, है ना, हमने शुरुआत में ही, चैप्टर की शुरुआत में ही आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग मुख्य तौर पर 2 बिंदुओं को देखने वाले हैं। एक तो ये कि सरकार ने किस तरीके से कानूनों को बचाकर भारत में जो हमारे जानवर थे और पेड़ पौधे तो उनको सुरक्षित रखा। अब एक समुदाय के तौर पर भारत के नागरिकों ने, है ना, कैसे अपने जानवरों को और कैसे जानवरों के साथ साथ पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा, उसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आपके साथ डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम यहां पर देखेंगे कि आजादी के बाद से ही भारत के अंतर्गत जंगलों को बचाने के लिए भारत की सरकार तो प्रतिबद्ध थी ही, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत से हमारे समाज के आपको आम जन भी आते हुए दिखते हैं, जो देश के अंतर्गत क्या करते हैं दोस्तों, पर्यावरण को बचाते हैं, हमारे जंगलों को बचाते हैं और हमारे जीव जंतुओं को बचाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों हमें दिखता है राजस्थान से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना। वो क्या है कि राजस्थान के अंतर्गत आप लोग देखते हैं दोस्तों क्या किया जाता है, सरिस्का बाग परियोजना बनाई जाती है। अब सरिस्का बाग परियोजना क्या है, देखिए राजस्थान में हम देखते हैं कि जो अलवर नामक इलाका है, राजस्थान में आप देखते हैं कि अलवर नामक इलाका है ना, अलवर के जंगलों में आप देखते हैं दोस्तों कि यहां पर ना बहुत से बाघ रहा करते हैं, है ना। अच्छा, इन बाघों का शिकार ना हो, इन बाघों को परेशान ना किया जाए, इन बाघों के घरों को ना छीना जाए, तो सरकार ने आप देखते हैं कि इनके लिए आरक्षित जगह को नहीं बनाया, गांव के ही लोगों ने आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जिस जगह पर बाघ रहा करते हैं उनके लिए आप देखते हैं कि सरिस्का बाग परियोजना बना दी, जिसके तहत इन बाघों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, इन बाघों के घर को नहीं छीना जाएगा, इन बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो राजस्थान में आप देखते हैं कि समाज के लोगों ने ही सरिस्का बाग परियोजना को निर्मित किया, जिसके तहत बाहर के यहां पर किसी प्रकार की कोई खुदाई नहीं होगी, जानवरों के घर को सुरक्षित रखा जाएगा। उसी के साथ साथ राजस्थान के अलवर में आप देखते हैं दोस्तों कि 5 गांव के अलग अलग लोगों ने, लगभग आप लोग देखते हैं कि 20,000 हेक्टेयर जो जमीन है उसको भैरवदेव डाक सेंचुरी में परिवर्तित कर दिया। कि यहां पर क्या होगा दोस्तों, गांव के लोगों के द्वारा ही, समाज के लोगों के द्वारा ही आप लोग देखते हैं कि एक डाक सेंचुरी बनाई गई। डाक सेंचुरी का मतलब है कि यहां पर जानवर रहेंगे, पशु पक्षी रहेंगे, आराम से उनका संरक्षण रहेगा, है ना। और इस इलाके के अंतर्गत आप लोग देखते हैं दोस्तों कि पूर्ण तौर पर जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया। राजस्थान में अलवर में आप देखते हैं कि सरिस्का बाग परियोजना और उसी के साथ साथ भैरवदेव डाक सेंचुरी बनाई गई, जहां पर जानवरों के शिकार पर पूरे तौर पर प्रतिबंध लगाया गया। कुछ ऐसा ही हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड के अंतर्गत क्या किया गया दोस्तों, चिपको आंदोलन भी हमें होता हुआ दिखा। और इस चिपको आंदोलन में हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ कि सरकार जो थी, है ना, 1973 के आसपास की बात है, 1973 में आप लोग देखते हैं कि उस समय की जो सरकार थी उसने ऑर्डर दे दिया कि भाई पेड़ों को काट दो। अब जो उत्तराखंड के अंदर चमोली नामक जिले में जो रहने वाले लोग थे वो पेड़ों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, पेड़ों से उनको हर एक प्रकार की सुविधा मिल रही थी, तो पेड़ ही उनका जीवन थे। जब अधिकारी पेड़ों को काटने के लिए आए तो लोगों ने पेड़ों से चिपककर पेड़ों को सुरक्षा प्रदान की
और ये कहा कि अगर आपको पेड़ों को काटना है तो पहले हमें काटना होगा। और इसी वजह से आप देखते हैं कि जो अधिकारी लोग थे वो रुक गए, काफी लंबे समय तक उन्होंने वेट किया। आखिरकार जब लोग थे वो बिल्कुल भी नहीं हटे तो अधिकारी लोग हारे, वापस गए और सरकार का ये जो ऑर्डर था उसे वापस लिया गया। और इसी को हम लोग चिपको आंदोलन कहते हैं, जिसमें लोगों ने, आप देखते हैं कि वनस्पति को बचाया, पेड़ पौधों ने बचाया, है ना, पेड़ पौधों को बचाया गया लोगों के द्वारा। तो जानवरों को तो बचाया ही बचाया लोगों ने, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि चिपको आंदोलन के तहत हमने अपने देश में वनस्पति को भी सुरक्षित रखा है। ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड का जो टिहरी नामक हमारा क्षेत्र है, यहां पर बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। बीज बचाओ आंदोलन का मतलब क्या है? बीज बचाओ आंदोलन का मतलब है कि अगर आपको अब खेती करनी है ना, इस आंदोलन के तहत यह कहा गया कि अगर आपको अब खेती करनी है ना तो उसमें केमिकल का प्रयोग नहीं करोगे, बल्कि आप क्या करोगे, जो प्राकृतिक तरीका है, जैसे हम प्राचीन समय में बीजों के जरिए खेती करते थे ना, उसके द्वारा खेती करने की पद्धति को विकसित किया गया। क्योंकि केमिकल से जब खेती की जाती है तो उससे बहुत खतरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं। तो बीज बचाओ आंदोलन के जरिए इस प्रकार से खेती करने को प्रोत्साहित किया गया जिसमें केमिकल ना हो, और इस प्रकार की खेती से जो पेड़ पौधे बनेंगे वो पर्यावरण के लिए बहुत, आप देखते हैं कि लाभदायक होंगे। इस प्रकार की तकनीक को आप देखते हैं कि देश में इस्तेमाल किया गया है ना। ऐसे ही राजस्थान के अंतर्गत हमारे कुछ और समुदाय हैं, जिसमें से एक है बिश्नोई समुदाय, है ना। और ये जो हमारे बिश्नोई समुदाय हैं दोस्तों, इन्होंने तो क्या किया है, इन्होंने विशेषकर आप देखते हैं कि जो काला हिरन हुआ, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो नील गाय हुई, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो चिंकारा हुआ और मोर हुआ, इनको संरक्षण दिया हुआ। और ये जो बिश्नोई समुदाय है, ये इन जानवरों को, इन चारों जानवरों को अपने परिवार के बच्चों की तरह पालते हैं। उनका पूरे तौर पर आप लोग देखते हैं कि संरक्षण देते हैं, है ना। तो लोगों के द्वारा आप देखते हैं कि जानवरों को बहुत बड़े तौर पर संरक्षण दिया जा रहा है। तो राजस्थान का जो बिश्नोई समुदाय है वो काला हिरन हुआ, नील गाय हुई, चिंकारा और मोर, इनका पूरे तौर पर संरक्षण दे रहा है, इनका ध्यान रखते हैं, है ना, पूरे तौर पर। वहीं अगर कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखते हैं, वो हमारे सामने मौजूद है। वो क्या है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि भारत के अंतर्गत बहुत से हमारी ऐसे रीति रिवाज रहे जहां पर हमने क्या देखा है दोस्तों, कि हमने अपनी धार्मिक अनुष्ठानों में, हमने पूजा के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि जब हमारा कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म से संबंधित कोई रीतियां हुई, तो उसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों कि वृक्ष की पूजा की जाती है। भारत में घरों के बाहर हमें तुलसी का पौधा देखने को मिलता है ना। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इमली के पेड़ की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारत के अंतर्गत मौजूद जो हमारे पेड़ पौधे हैं उसे भारत के लोग बहुत सम्मान देते हैं, और इन पेड़ पौधों को भारत में बहुत बड़े तौर पर आप देखते हैं कि पूजा जाता है। क्योंकि हमें समझ में आ चुका है कि पेड़ों के जरिए ही हमारा और आपका अस्तित्व बना हुआ है। तो भारत में सरकारों के द्वारा तो काम किए ही गए, उसी के साथ लोग पेड़ पौधों को पूछते हैं, लोग पेड़ों को संभाल के रखते हैं, पेड़ों को बचाते हैं। जानवरों को बचाने के लिए आप देखते हैं कि सरिस्का बाग परियोजना हुई, भैरव डाक सेंचुरी हुई, उसी के साथ बिश्नोई समुदाय के द्वारा काला हिरन हुआ, चिंकारा हुआ, नीलगाय हुई और मोर हुआ, उसको संरक्षण दिया जा रहा है। तो बड़े तौर पर भारत के लोग क्या करते हैं, अपने पेड़ पौधों को बचाने की, और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि जो हमारे वनस्पतियां हैं उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। अब इसी से संबंधित दोस्तों हम लोग देखते हैं कि एक घटना है जो चिपको आंदोलन है ना, कि भारत के लोगों ने कैसे स्वयं ही वनस्पति को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, उसको हम लोग यहां पर देख रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है 1973 में, है ना। 1973 में आप देखते हैं कि जो चमोली जिला था, है ना, उस समय ये जो चमोली जिला था वो यूपी में आता था, लेकिन आज तो ये उत्तराखंड में आता है। 26 मार्च के आसपास आप लोग देखते हैं कि यह आंदोलन शुरू होता है। बेसिकली था क्या कि सरकार ने चमोली जिले के अंदर जो आने वाले पेड़ थे उसे एक कंपनी को काटने के ऑर्डर दे दिए थे। अब वो कंपनी और उस कंपनी के अधिकारी लोग जब पेड़ काटने के लिए पहुंचे तो लोगों ने अपने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए, क्योंकि भाई इन लोगों का जीवन ही उन्हीं पेड़ पौधों से था, और वो तब तक वहां टिके रहे जब तक वो अधिकारी नहीं गए। आखिरकार में अधिकारियों को जाना पड़ा, सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, और इसी आंदोलन को फिर चिपको आंदोलन कहा गया, जिसमें लोगों ने पर्यावरण को बचाने, पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपने प्राणों को भी देने से वो बिल्कुल भी नहीं डरे। ये जो हमारा चिपको आंदोलन था, इस आंदोलन को आप लोग देखते हैं दोस्तों कि श्रीमती गौरा देवी, है ना, श्रीमती गौरा देवी का चित्र आपके सामने है दोस्तों, इनके द्वारा बड़े तौर पर आगे बढ़ा गया। और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी, और उसी के साथ साथ हमें दिखता है गोविंद सिंह रावत, है ना। ये कुछ बड़े लोग थे जिन्होंने क्या किया था, इस चिपको आंदोलन को बड़े तौर पर आगे बढ़ाया था, है ना। और लगभग 2400 से अधिक पेड़ों को काटने का ऑर्डर था। 27 अलग अलग आप देखते हैं दोस्तों गांवों की महिलाएं इसके अंतर्गत आ गई थी। गौरा देवी उनकी लीडर हुआ करती थी, ये रही गौरा देवी जी, और इन सभी लोगों ने पेड़ से
चिपक कर क्या किया था दोस्तों, अपने वृक्षों को बचाया था। और इसीलिए इस आंदोलन को हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से पुकारते हैं, जिसमें महिलाएं भी थी, जिसमें बच्चे भी थे, है ना, और सब लोगों ने बड़े तौर पर इस आंदोलन को क्या किया था दोस्तों, मजबूती से आगे बढ़ाया था। चलिए, यहां तक तो दोस्तों हमने आप सभी के साथ वन्य एवं वन्य जीव संसाधन से संबंधित ये जो हमारा लेक्चर नंबर 2 रहा था, इसकी पूरी कहानी को डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं और आप सभी के समक्ष इस चैप्टर से संबंधित जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, है ना, ये किस समय भारत में लागू किया गया? आप सभी को पता है दोस्तों, भारत की सरकार ने साल 1972 में इस कानून को लागू किया था। अगला सवाल है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये जो हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत के अंतर्गत हमें असम राज्य में दिखता है। और इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में जो हमारा एक सींग वाला गेंडा होता है उसको संरक्षण दिया गया है, उसके रखरखाव की कोशिश यहां पर की गई है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध चिपको आंदोलन संबंधित है। ये जो हमारा चिपको आंदोलन है, इनमें से किससे संबंधित है? वो संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बीज बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? गढ़वाल से, असम से, टिहरी से या फिर पंजाब से? इसका ऑप्शन आप लोगों को देना है कि जो हमारा बीज बचाओ आंदोलन था ये कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि शुरू किया गया था, और इस आंदोलन से किन किन चीजों को किया जा रहा था, उसका भी आंसर आपको बताना है दोस्तों। ठीक, तो यहां तक तो हमने अपनी क्लास को किया। आज की क्लास के जो आपके होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस शीट में। जरूर इन क्वेश्चंस को कीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। बेटा, लेते हैं आप सभी से विदा। मुलाकात करेंगे आपके साथ किसी और क्लास के अंतर्गत, और उसमें हम लोग दोस्तों आप सभी के साथ एक नए बिंदु को आपके समक्ष रखेंगे। ठीक है, अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी को हमारी आज की क्लास आई होगी पसंद, है ना, हम लोग लेते हैं आप सभी से विदा। मुलाकात करेंगे किसी और नए चैप्टर के अंतर्गत और एक नए चैप्टर को आपके सामने रखेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।